Hello everyone, welcome back to our channel. आई एम शिवम शर्मा, योर जीके टीचर एंड आज हम एक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने इस टॉपिक में क्या किया है, मैंने इसमें आपके काफ़ी अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज को एक में कंपाइल कर दिया है। तो आज हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस पूरी एक इन सारे टॉपिक्स को आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अ वन पीपीटी एंड आई विल ट्राई कि हम इसको दो पार्ट की सीरीज में प्रॉपरली डिवाइड करके इसे कंप्लीट कर लें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। अब जैसे कि आपको पता है, लैंड, भूमि या धरती जो है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि उसी पे हम चलते हैं, उसी पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं एंड मोस्टली हम उसी जगह पर रहने वाले हैं हमेशा। ठीक है, राइट। सो land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable. So basically क्या है, इस चीज़ को आप जानते ही होंगे कि जैसे अगर अर्थ का 100% एरिया है, इसमें अबाउट 71% जो है इट इज़ कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, द रिमेनिंग 29% इज लैंड। ठीक है, राउंड अबाउट करके 30% है ये। सो 30% ऑफ आवर वर्ल्ड इज लैंड, रेस्ट 70% इज वाटर। ये बात आपको पता ही होगी। अब इस 30% में से भी या इस 29% में से भी सारा एरिया हमारा हैबिटेड नहीं है, यानी कि सारे एरिया पर हम रहते नहीं हैं। इसमें से कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे हम नहीं रह सकते। मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूँ तो एंटार्क्टिका का एग्जाम्पल हो गया, लेट्स से। एंटार्क्टिका जो है आपको पता है कि एक सेवेंथ कॉन्टिनेंट है एंड उसी के साथ साथ एक बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, जहाँ पे हम ना तो हम वेजिटेशन उगा सकते, ना हम प्लांट्स उगा सकते, और इसी वजह से हम वहाँ पर रह भी नहीं सकते। तो एंटार्क्टिका एक अनइनहैबिटेबल एरिया है। अनइनहैबिटेबल, अनइनहैबिटेबल मतलब जहाँ पर हम लोग रह नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली -50 डिग्री में हम लोग नहीं रह सकते, राइट। सो उसी कारणवश एंटार्क्टिका एक अनइनहैबिटेबल एरिया है। उसी के साथ साथ बहुत सारे आपके डेजर्ट्स होते हैं, जैसे कि लेट्स से सहारा डेजर्ट के कुछ एरियाज, सहारा डेजर्ट्स के एरियाज, राइट। तो सहारा डेजर्ट क्या है, एक अनइनहैबिटेबल एरिया, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई पानी है, ना अगेन हम वहाँ पे वेजिटेशन उगा सकते, तो ये भी एक अनइनहैबिटेबल एरिया है। उसी के साथ साथ आपके माउंटेन पीक्स हो गई, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंटेन का कोई भी ऊंची चोटी हो गई जहाँ पे हवा बहुत पतली होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, वहां पर भी हम लोग नहीं रह सकते। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा था कि इवन दो हमारे पास 30% लैंड है, ये 30% में भी सारी लैंड हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस कारणवश इस 30% का छोटा सा हिस्सा ही है जिसमें हम रह सकते हैं। उस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट पहले लैंड को एक बार डिटेल में और पढ़ लेते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। कि इन्होंने क्या बोला है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम पहले समझते हैं कि क्या है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी एरिया में तो 1,000 लोग रह रहे हैं, किसी एरिया में 10 लाख लोग रह रहे हैं, और किसी एरिया में 10 लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको पता ही है, अम, जैसे हम अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली हमारी कैपिटल है ना। तो दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है आपको पता है, 9,000+ पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की। मतलब कि हर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 9,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ये दिल्ली की डेंसिटी है। अब इसको हम कंपेयर करें राजस्थान से, लेट से, जो कि बहुत बड़ा स्टेट है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 100 से भी कम है। कि हर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 100 से कम लोग रह रहे हैं। स्क्वायर किलोमीटर का क्या एरिया होता है कि एक बॉक्स है, हमने एक बॉक्स इमेजिन किया, एक इमेजिनरी बॉक्स, और इस बॉक्स की हर एक साइड कितनी है, 1 किलोमीटर। तो एक स्क्वायर है ये। तो जो दिल्ली है, अगर हम दिल्ली में 1 1 किलोमीटर का बॉक्स मानते हैं, तो दिल्ली में यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, 9,000 से भी ज़्यादा। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो 100 से कम। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड क्यों है, ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कि एरिया का क्लाइमेट कैसा है ना, एरिया में एग्रीकल्चर कैसा है,
ठीक है, उसके जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो तो ये हो गई, बट उसके अलावा इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। जैसे दिल्ली का रीजन क्या है, दिल्ली इतना ज्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि दिल्ली हमारी क्या है, कैपिटल सिटी है। वहां पे जॉब्स ज्यादा हैं, वहां पे आपका अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। इसी रीजंस की वजह से दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, और इसी को हम कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कि इवन तो जमीन तो बहुत सारी है, पर हर एक एरिया पे अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं और अलग अलग क्वांटिटीज में रह रहे हैं। किसी एरिया में 10 ही लोग रहते हैं, किसी में 100 रहते हैं, किसी में 1000 और किसी में करोड़ों रह रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हाँ, फाइनल है द रगेड टोपोग्राफी, steep slopes of the mountain, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains, river valleys often suitable for agriculture. Hence, these are densely populated areas of the world. तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि रगेड टोपोग्राफी, रगेड टोपोग्राफी मतलब एक रफ एरिया जहाँ पे मतलब उबड़ खाबड़ है बहुत ज़्यादा, और उसी के साथ में स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, यानी कि जो चढ़ान या ढलान होती है माउंटेन्स की, वो लो लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, मतलब कि वो एरियाज जो इतने नीचे हैं कि वहाँ पे पानी भर जाता है। आपका रेगिस्तान का एरिया, फॉरेस्ट का एरिया, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे लोग यूजुअली कम रहते हैं। ये स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। और आपके प्लेन्स और रिवर वैलीज जो हो गई, वो क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली जो है वो एक रिवर वैली में पड़ता है, यूपी जो है वो एक रिवर वैली में पड़ता है, बिहार जो है वो एक रिवर वैली में पड़ता है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। राजस्थान में पॉपुलेशन कम क्यों है? क्योंकि राजस्थान क्या है, एक डेजर्ट एरिया है। ठीक है, राजस्थान के बहुत सारे एरियाज जो हैं वहाँ पे रहा नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत है। ठीक है, तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते। तो ये चीज़ थी हमारी लैंड के बारे में। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। लैंड यूज। Okay, land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. तो अब ये लैंड यूज का क्या मतलब होता है कि जब हम जमीन को यूज करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, हो सकता है कि वो खेती बाड़ी के लिए हो सकता है कि वो माइनिंग के लिए हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियल के लिए हो, उसको हम लैंड यूज कहते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जब हम जमीन को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं तो उसको हम लैंड यूज कहते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। ठीक है, रिमेनिंग 70% लैंड इज इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। इसको एक बार हम समझ लेते हैं नोट पे। इसका क्या मतलब है कि जो लैंड है, जितनी भी 30% हमारी लैंड है, ठीक है, इस 30% में से भी सिर्फ 30% ही ऐसे है जिसके अंदर पॉपुलेशन रहती है अच्छे से। ठीक है, जो रिमेनिंग 70% है वो या तो बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब क्या होता है? स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है बहुत कम लोग रहते हैं वहां पर। ठीक है, या फिर ये बिल्कुल अनइनहैबिटेड है। तो अनइनहैबिटेड है या फिर ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो हम लोग मैक्सिमम जितने भी लोग हैं ना, हम कहाँ पे रहते हैं? इस 30% लैंड एरिया में रहते हैं। 90% लोग, मतलब कि 90% लोग आज हमारे देश की, मतलब हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 7.8 बिलियन के अराउंड है, मतलब 780 करोड़ है। तो इस 780 करोड़ में से 700 करोड़ लोग जो हैं वो इस 30% एरिया में रहते हैं, और जो रिमेनिंग 80 करोड़ हैं वो इस 70% पे रहते हैं। क्यों रहते हैं इस पे? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कुछ, की हो सकता है ये रेगिस्तान का एरिया है, हो सकता है माउंटेन्स का एरिया वगैरह वगैरह, वो कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि हमारी 90% पॉपुलेशन यानी कि 700 करोड़ लोग जो हैं वो सिर्फ 30% एरिया में रह रहे हैं। जो रिमेनिंग 70% एरिया है
वो उसमें सिर्फ 80 करोड़ लोग रहते हैं, और यही एक ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। हमें किसी तरह फ्यूचर में इस 70% एरिया को टारगेट करना है, ना कि इस 30% को, ताकि हम बेसिकली अपनी लाइफ जो है ढंग से जी सके, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, यहाँ पे ये 30% एरिया और कम होता रहेगा, है ना, और उसके बाद में क्या होगा, प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड लोगों के पास रहने के लिए ढंग से घर की फैसिलिटी भी नहीं रहेगी। तो यही रीज़न है कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, इस 70% पे, ना कि इस 30% पे। ये था हमारा बेसिकली एक एडवाइजरी पॉइंट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज उन्हें कहा जाता है जो कि किसी की खुद की ना हो। जैसे आपका घर है, वो आपकी प्राइवेट लैंड है, ठीक है, आपका ऑफिस आपकी प्राइवेट लैंड है, पर एक पब्लिक पार्क हो गया, या फिर लेट्स से एक रेलवे स्टेशन हो गया, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, मतलब उन्हें कोई भी यूज कर सकता है। लैंड कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो हम जमीन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, या तो प्राइवेट लैंड होगी या कम्युनिटी लैंड होगी। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब। ठीक है, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो प्राइवेट लैंड होती है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास होती है या किसी कंपनी के पास होती है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पूरी कम्युनिटी की होती है, पूरी गवर्नमेंट की होती है। इसलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के एग्जांपल्स आपके कौन कौन से आ गए? आपके जो पब्लिक पार्क्स होते हैं वो आ गए, आपके मॉन्यूमेंट्स आ गए, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल। ठीक है, उसके अलावा आपके क्या आ गए, रेलवे स्टेशंस। ये सारे क्या हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, या फिर आप इन्हें कह सकते हो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, कि इनकी ओनरशिप हमारे पास नहीं है, इनकी ओनरशिप सरकार के पास में है। और सरकार ने क्यों बनाई है? ताकि लोग इनका यूज कर सके अपने फायदे के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या अपनी कोई फैसिलिटी को पूरा करने के लिए। तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, कि लैंड के यूज में क्या ओवर टाइम चेंज आता है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand agricultural in the rural areas. So basically इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो बात बोली गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ह्यूमन नीड्स आर एंडलेस। ठीक है, ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वो एंडलेस है, हमारी मांगों को पूरा करना इम्पॉसिबल काम है। ठीक है, एक बहुत गरीब व्यक्ति है, उसकी क्या मांग है कि उसे खाना चाहिए, अगर उसको प्रॉपर खाना मिलने लग जाएगा डेली का, तो वो अब अगली नीड पे जाएगा, राइट। जैसे कि समझो सबसे बेसिक नीड हमारी क्या होती है, फूड, है ना। फूड के बाद हम क्या मांगेंगे, शेल्टर मांगेंगे, कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। शेल्टर के बाद में हमें एक जॉब चाहिए ताकि हम अपने काम चला सके, राइट। जॉब के बाद में हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए, मनी चाहिए बहुत ज़्यादा। एंड मनी भी अगर किसी इंसान पे हो जाए, फिर उसको क्या चाहिए, फेम चाहिए, उसे उसे फेम चाहिए। ठीक है, फेम मिल गया, उसके बाद उसको सुपर स्टारडम चाहिए, वो और ज़्यादा फेमस होना चाहता है, और लोगों को जाना चाहता है। तो ये नीड्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इंसान के पास कुछ नहीं होगा तो उसे खाने की भूख है, इंसान पे खाना आ जाएगा, उसको घर चाहिए, घर आ गया उसके बाद उसको जॉब चाहिए, जॉब के बाद उसको और ज़्यादा पैसा चाहिए तो उसको एक बड़ी जॉब चाहिए, फिर अगर उस पर और ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसको फेम चाहिए, लोगों में अपना नाम फैलाना चाहता है, और अगर ये भी हो गया तो उसके बाद में फिर वो बिल्कुल ऊंचा पहुंचना चाहता है। तो इंसान की अ, मांगों की कोई पूर्ति नहीं कर सकता। और यही चीज़ है यहाँ पे, कि ह्यूमन नीड्स जो है, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट लैंड इज लिमिटेड। हमारी डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है और हम खुद भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अ, लेकिन हमारी लैंड जो है वो लिमिटेड है, ये बात आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, तो फिर इसमें सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया, कि पहले तो हमने क्या किया, हमने जो पब्लिक लैंड थी उस पे क्या करा, उसमें अपने घर बनाने चालू करे, उसमें हमने फैक्ट्रीज खोलना चालू करी, इंडस्ट्रीज खोलना चालू करी, गांव में हमने एग्रीकल्चर खेती करना चालू करी। तो हमने बेसिकली लैंड का यूज ही यूज किया है।
So land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to environment because of the expansion of agriculture and constructional activities. अब इन एक्टिविटी से प्रॉब्लम क्या आती है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है, लैंडस्लाइड्स जिसको हम भूचल कहते हैं जब जमीन गिरने लग जाती है, सॉइल इरोजन कि जब सॉइल की टॉप सॉइल जो होती है वो रिमूव होने लग जाती है, और डेजर्टिफिकेशन जब एक जगह बंजर बन जाती है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे जिनको हम आगे और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिकली एक पिक्चर से बताया आपको थोड़ा सा कि हम कैसे कैसे डेवलप हुए। ठीक है, स्टार्टिंग में इंसान जो था वो एक हंटर गैदरर सोसाइटी में रहता था, फिर उसको एग्रीकल्चर मिला तो उसने ऐसे छोटे छोटे फार्मिंग विलेजेस बना दिए। इनको हम क्या कहते हैं? फार्मिंग विलेजेस। हमने फार्मिंग विलेजेस बनाए, उसके बाद में फार्मिंग विलेजेस सक्सेसफुल हुए, फिर हमने थोड़ी और डेवलपमेंट की, और उसके बाद में हम क्या करने लग गए? हमने प्रॉपर विलेज बना दिया एक। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये ऐसे घर आने लग गए, ट्रैक्टर्स आ गए, पावर के सोर्सेज आ गए। यहाँ पे देखिए सिर्फ झोपड़ी झोपड़ी थी। उसके बाद में हमने क्या बनाए? सिटीज बनाना चालू करी। अब जो एग्रीकल्चर था उससे हम ऊब गए, हम थक गए, हमने और नई नई चीजें ढूंढी। तो अब देख सकते हो घर आ गए, व्हीकल्स आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद में हमने क्या बना दिया? हमने इस सिटी को क्या बना दिया? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बना दिया। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है? एक बहुत बड़ी सिटी, जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो बेसिकली इंसान जो है ना वो हमेशा डेवलप करता रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन वैसे आपके सिलेबस में हो सकता ना हो, बट एक बार इसको फोकस करिए। इस पूरे फोटोज को मैं एक वर्ड में डिफाइन कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा ये है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जब हम गांव के एरिया से सिटी बनना जा रहे होते हैं उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, कि हम एक छोटे से गांव से एक महानगर बनना चाह रहे हैं, दैट इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, सो एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं। पहले हमने बिल्कुल छोटा सा एक गांव बनाया, फिर गांव को हमने एक कह सकते हो एक टाउन बनाया, टाउन से सिटी बनी, और सिटी से आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, या महानगर बन गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब देखिए लैंड को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने डेली यूजेज से हम लैंड को खराब कर रहे हैं। आज में भी हमें कोई इस पे नुकसान नहीं दिखता। आज हम और बड़े मुद्दों पे फोकस करेंगे कि देश में किसी का युद्ध हो रहा है, या हमें आर्थिक तरीके से डेवलप करना है, या हमें इकोनॉमी को बूस्ट करना है। बट अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे ना, अपने रिसोर्सेज पे, तो आगे जाके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसके लिए हम एक दूसरे पे उंगली उठाते रह जाएंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover, and arable land has created a fear of losing this natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. Afforestation, land reclamation by regulated use of chemical pesticides and fertilizers. देखिए क्या लिखा गया, क्योंकि हम लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं आगे, हम अपनी लैंड को डैमेज कर देते हैं इन द प्रोसेस। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या हो रहा है? हमारे फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, एंड एरेबल लैंड कम हो रही है, मतलब जिन पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो हमें हर हालत में ना इनको चेक करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि क्या हम जरूरत से ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे अपने रिसोर्सेज को। तो क्या क्या तरीका है इसको कंट्रोल करने के? एफॉरेस्टेशन यानी कि हमें बहुत ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रेक्लेमेशन मतलब लैंड को हमें वापस रिक्लेम करना चाहिए, मतलब जो लैंड बेकार हो चुकी है उसको अपने लिए रिक्लेम करें। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं आपके, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, जैसे कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल खाद होती है, केमिकल कीटनाशक होते हैं, उनको यूज़ करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो सॉइल को ख़राब कर देते हैं। एंड उसके अलावा चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब जब कोई किसान अपने गायों को एक जगह पे बहुत ज़्यादा चरवाने लग जाता है, तो उसको ओवरग्रेजिंग कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपरली डेवलप कर पाएंगे और अपनी लैंड को बचा पाएंगे। अब है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट of rock, debris, or earth down a slope. They often take place in conjunctions with earthquakes, flood, volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some times.
ठीक है। सो लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड ये भूचल में बेसिकली क्या होता है, ये आपके पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, कि समझ लिए ये एक पहाड़ की स्लोप है। ठीक है। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसे। इमेजिन करिए कि ये एक हम्म, ये एक पहाड़ है, और उसकी जो मिट्टी है वो ढीली पड़ रही है। ठीक है। जो उसकी मिट्टी है दैट इज लूज। तो ये मिट्टी जो होती है ना, ये नीचे आने लग जाती है, पत्थर मलबा सारा, और ये बहुत नुकसान पहुंचा देता है, जो भी इसके रास्ते में आएगा उसको कुचल देगा ये। अब ये क्यों आते हैं, इनके कॉजेज क्या होते हैं, कि अगर समझो भूकंप आ गया कोई पहाड़ी इलाके में, या फिर कोई वॉल्केनो फट गया, क्योंकि वॉल्केनो फटने से भी भूकंप आ जाते हैं, या फिर अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ के पानी के साथ ये नीचे आ जाएगा। तो ये रीजंस है इनके कि क्यों लैंडस्लाइड होते हैं, क्यों भूचल होते हैं हमारे। ठीक है। सो और उसी के साथ साथ इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, अ प्रोलॉन्ग the formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disasters that often strike life and property and occupy a position of major concern. आपके हिली एरियाज हो गए, जैसे कि आपका उत्तराखंड का एरिया, हिमाचल का एरिया, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देते हैं लैंडस्लाइड्स। तो ये क्या होता है कि ये गाँव पे गिर जाती है पानी के साथ में, पत्थर के साथ में, और जो भी आ जाता है वो नीचे दब के मर जाता है। तो लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने केदारनाथ के बारे में सुना है, केदारनाथ में कुछ साल पहले बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें लैंडस्लाइड ने ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स की थी। एंड लैंडस्लाइड्स माउंटेन से बहुत कॉमन होता है, तो हमें इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, माउंटेन्स के एरिया को भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहने लग गए। एंड अगर उधर लैंडस्लाइड आ गई और लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी, तो वो सही चीज़ नहीं है। हमें उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में है मिटिगेशन टेक्निक्स। मिटिगेशन टेक्निक का मतलब होता है कि कैसे हम बचे। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी नुकसान को बचाना, नुकसान को होने से रोक देना। तो हैजर्ड मैपिंग लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। सबसे पहला चीज, हैजर्ड एरियाज ढूंढिए। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी आप बनाने वाले हैं, कोई मकान वगैरह हिल एरियाज में, तो वहाँ की हैजार्ड मैपिंग करिए, वहाँ का डेंजर देखिए। अगर उधर बहुत ज़्यादा डेंजर है लैंडस्लाइड का, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अगर वहाँ पे ठीक है, नॉर्मल चांसेस है लैंडस्लाइड के, तो मे बी आप एक थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। बट अगर कोई वहाँ पे बोले कि यहाँ पर भूचल बहुत ज़्यादा आता है या लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको वहाँ पर घर नहीं बनाना चाहिए, वो आपको नुकसान करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। रिटेंशन वॉल बेसिकली क्या होती है, कि समझो ये पहाड़ है, तो आपने इसके साइड बाय साइड एक दीवार खड़ी कर दी एकदम मजबूत सी, ताकि जो भी इसमें से मलबा गिरे या पत्थर गिरे वो इस दीवार में अटक जाए और नुकसान ना पहुंचे लोगों को। बट अगेन रिटेंशन वॉल भी कुछ लिमिट तक ही मलबा होल्ड कर पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लैंडस्लाइड आ गया तो वो रिटेंशन वॉल भी टूट जाएगी। Increase in the vegetation cover is an effective way to arrest landslide. The surface drainage control works are implemented to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. तो अब ये दो steps क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है कि पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे कि अगर ये अ, जैसे कि अगर ये पहाड़ है एंड इसमें हर जगह इमेजिन करिए पेड़ लगे हुए हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, अपनी जड़ों से है ना सॉइल को रोक के रखते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा मिट्टी जो नीचे जाने वाली होती है ना, वो नहीं जा पाती। तो तीसरा मेथड क्या है, कि हम पेड़ लगाएं बहुत ज़्यादा। एंड चौथा है कि हम जो वाटर आ रहा है रेन वाटर को, उसको कंट्रोल करें किसी तरीके से। मे बी यहाँ पर पहाड़ों के पास में एक पाइपलाइन लगा दी जाए, या एक छोटा सा नाला बना दिया जाए, जिससे वो पानी आराम से फ्लो हो जाए। तो क्या चार स्टेप्स थे हमारे पास में? नंबर वन, हैजार्ड मैपिंग, यानी कि जब आप घर बनाने वाले हो किसी ऐसे एरिया में जहाँ जो पहाड़ों में है, तो पहले देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस क्या हैं। दूसरा, वेजिटेशन लगाइए, पेड़ पौधे उगाइए, क्योंकि उनकी जड़ें क्या होती है, वो लैंडस्लाइड को होने से रोकेंगी। तीसरी, एक रिटेंशन वॉल लगाइए। रिटेंशन वॉल अभी मैंने बताया था कि एक ऐसी वॉल जो आपके इस पत्थर को और मलबे को रोक दे, रिटेंशन वॉल। एंड फोर्थ बेसिकली क्या है, ड्रेनेज सिस्टम बनाए, जिससे पानी जो है वो इफेक्टिवली
फ्लो कर जाए और उससे हमारे को नुकसान ना हो रेन वाटर से। सो ये हमारे 4 इफेक्टिव स्टेप्स हैं: हैजार्ड मैपिंग, वेजिटेशन, रिटेंशन वॉल एंड ड्रेनेज। ठीक है, इन 4 तरीकों को यूज करके हम लैंडस्लाइड्स को अवॉइड कर सकते हैं, लैंडस्लाइड्स को हम होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लैंड वाला टॉपिक था ये ओवर होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका हो। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक में जो मैंने ये पढ़ाया अगर प्रॉब्लम हो तो आप उनको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी के साथ में हम सॉइल टॉपिक अब स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो सॉइल टॉपिक है ना, इसको मैं एक डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं क्या है। सो सॉइल बेसिकली मैंने इस पिक्चर के हिसाब से बताया कि सॉइल कैसे डिवाइडेड है। टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, हमारी ये वाली सॉइल जो होती है ये ये टॉप सॉइल होती है। इसके अंदर ह्यूमस भी है और वेजिटेशन भी है। फिर आती है आपकी सब सॉइल, जिसके अंदर क्या होता है, क्ले, मिट्टी वगैरह। देखिए, इसको हम बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर्स में बांटते हैं, मैं ढंग से समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपकी आ गई टॉप सॉइल, जो ये ऊपर ऊपर का एरिया है। टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल होती है। उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमस होता है, उसके अंदर बहुत सारा फर्टिलाइज मटेरियल होता है, मैन्योर होता है, जिसको हम वेजिटेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सब सॉइल जो टॉप सॉइल के डायरेक्ट नीचे आती है। इसके अंदर सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है, मतलब मिट्टी वगैरह होती है इसके अंदर, जो टॉप सॉइल के जस्ट नीचे आती है, राइट। फिर आता है वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो वेदर्ड हो चुका है। ठीक है, जो मतलब सूख चुका है, जो काफी पुराना है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर्ड रॉक मटेरियल। यहाँ पर आते आते फर्टिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और फाइनली आता है हमारा बेड रॉक का एरिया, जिसको हम पेरेंट रॉक भी कह सकते हैं, जो बेसिकली पत्थर है, जिसके आगे आप और नीचे मतलब कुल्हाड़ी से नहीं जा सकते, और यहाँ पे फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। एंड उसी के बाद में एक फन फैक्ट है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जस्ट टू मेक 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो ये था सॉइल के बारे में। अगर आप इसके बारे में कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हो, सो प्लीज़ डू वॉच माय वीडियो ऑन सॉइल। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि सॉइल कैसे बनती है एंड सॉइल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सॉइल को फॉर्मेशन में। क्लाइमेट होता है, जिस हिसाब का क्लाइमेट है उस हिसाब की सॉइल आएगी। अगर आप बहुत गर्म एरिया में रह रहे हो तो एकदम रेतीली सॉइल आएगी। आप ठंडे एरिया में रह रहे हो तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होगा। ठीक है, टाइम ऑब्वियसली जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा सॉइल जो है वो बढ़िया बनेगी, है ना, और उतना उसमें डिफरेंस आएगा। फिर है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है कि जो नीचे वाला बेड रॉक था उस पर डिपेंड करती है। अगर वो पेरेंट रॉक सैंडस्टोन का है तो जो सॉइल आएगी उसमें सैंड का कंटेंट हाई होगा। अगर वो पेरेंट रॉक कोई और चीज़ का है तो सॉइल उसी तरह की होगी। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब किस प्रकार के प्राणी और जीव जंतु उसमें रह रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब की सॉइल लगेगी। बहुत सारी उसमें वेजिटेशन है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो सॉइल एकदम बढ़िया होगी। अगर नहीं है ऐसा तो वो सॉइल थोड़ी बेकार होगी। एंड फाइनल है रिलीफ। रिलीफ मतलब कि सॉइल के बारिश का पीरियड क्या है। रिलीफ को हम बेसिकली रेन पीरियड मानते हैं कि व्हाट इज द रेन पीरियड ऑफ सॉइल। अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सॉइल आपको पता है एकदम फर्टिलाइज्ड होगी। अगर बारिश नहीं होती तो सॉइल में मिनरल्स नहीं होंगे। ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के कुछ एलिमेंट्स हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं। ये जो भी है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेग्रेडेशन ऑफ सॉइल, डेग्रेडेशन ऑफ सॉइल या डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपका मन करे। डेग्रेडेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब होता है कि हमारी वजह से सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है, सॉइल को हम गंदा कैसे कर देते हैं। सॉइल इरोजन एंड Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both humans and natural factors can lead to degradation of soil. Factors which lead to degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers, rain wash and landslides and floods. So basically क्या बोला है, सॉइल जो है वो कुदरती तरीकों से भी और इंसानी तरीकों से भी, दोनों तरीकों से गंदी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम कैसे गंदा कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करके, पेड़ काट काट के।
ओवर ग्रेजिंग करके अपने जानवरों को ज़्यादा चरा कर एक जगह पे, तो उससे सॉइल ढीली हो जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। और नेचुरल कैसे होती है, समझो बारिश आ गई या बाढ़ आ गई तो उससे भी क्या होता है, हमारे सॉइल में डैमेज हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है सॉइल इरोजन की, जिसको भी हम डिटेल में मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव मेजर्स वगैरह वगैरह है। पहले हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ते हैं नोट पे। सॉइल इरोजन का देखिए क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। क्या, फिर से बताता हूं, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। जो हमारी टॉप सॉइल होती है उसके रिमूवल को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अब ये सॉइल इरोजन का, टॉप सॉइल का रिमूवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसको हर टॉपिक में पढ़ते हैं। टॉप सॉइल के अंदर लगभग 90% फर्टिलिटी होती है सॉइल की। 90% सॉइल फर्टिलिटी हमारी टॉप सॉइल में ही होती है। और अगर यही सॉइल अगर ऊपर से हट गई तो जो बची कुची सॉइल होगी उसमें कुछ उग नहीं पाएगा। आपको ऑलरेडी पता है, हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर ये सॉइल इरोजन बढ़ता गया तो एग्रीकल्चरल लैंड हमारे लिए बचेगी ही नहीं। और जब ये हमारी पॉपुलेशन और जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, इसको हम खिलाएंगे क्या अगर हमारी एग्रीकल्चरल लैंड ही नहीं बढ़ेगी। तो ऊपर ऊपर से सॉइल इरोजन का यही मतलब होता है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। अब ये होता कैसे है वो देखिए। इसका सबसे पहला कारण होता है डिफॉरेस्टेशन। देखिए, जैसे अगर ये मिट्टी है एंड यहाँ पर मैंने एक पेड़ लगा रखा है, तो जो पेड़ की जड़ें होंगी ना, वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी ताकि अगर हवा आए, पानी आए, कोई जानवर आए तो मिट्टी आसानी से उड़े नहीं। ये होती है पेड़ों का काम। बट अगर हम इस पेड़ को ही काट देते हैं और इसकी जड़ें हटा देते हैं, अगर हमने इसकी जड़ें हटा दी तो ये लैंड तो स्मूथ रह गई, एकदम फ्लैट रह गई, आराम से उड़ जाएगी, है ना। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। जब टॉप सॉइल जो है वो उड़ने लग जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन इसका कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया इसका ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग आपने बहुत बार वर्ड सुन लिया होगा, तो आप सोच रहे होंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब समझिए क्या होता है। ग्रेजिंग का मतलब होता है गाय और का चरना। ओवर मतलब कोई चीज हद से ज्यादा करना। तो जैसे अगर ये एरिया है यहाँ पे छोटी छोटी घास है हर जगह, तो वो घास की जो रूट्स है ना, वो जमीन को रोके रख रही है। बट अगेन वही फॉरेस्ट वाला कंसेप्ट है कि अगर ये घास ही हट गई यहाँ से तो इस जमीन पे कुछ रोकने के लिए सॉइल को बचेगा ही नहीं। तो हवा आए, पानी आए, कोई जानवर आए, ये सॉइल जो है एकदम उड़ जाएगी छू मंतर, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी की और प्रॉब्लम्स आएगी। सो बेसिकली ऊपर ऊपर से हमारा सॉइल इरोजन यही होता है कि जब हमारी टॉप सॉइल रिमूव होने लग जाती है और जिसकी वजह से हमारी सॉइल की ओवरऑल फर्टिलिटी डैमेज हो जाती है। हाँ, सो इसके कंजर्वेशन के मेजर्स क्या है, वो देख लेते हैं कि हम किस किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। मल्चिंग करके, कॉन्टोर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टोर प्लोइंग एंड शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर्स। अब आप एक बार इसको पिक्चर से देख के समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये है हमारी टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में हम बेसिकली करते क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़े उबड़ खाबड़ से है। ये जीने हैं एक्चुअली, स्टेयर्स की तरह हैं ये। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेयर्स हैं ये। ठीक है, और जैसे कि आपको फार्मिंग करनी है, जैसे घर के स्टेयर्स होते हैं, जीने, जिनके ऊपर हम चढ़ के ऊपर छत पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। तो बेसिकली क्या करा जाता है, समझो अगर ये एक स्टेयर है तो मैंने इधर प्लांट्स उगा दिए, फिर मैंने इधर प्लांट्स उगा दिए, फिर इधर उगा दिए। इससे होता क्या है कि समझो अगर इनकेस कभी बाढ़ आ जाए तो पानी को यूं जाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो उसमें क्या होगा, पानी का फ्लो टूट जाएगा। और पानी का फ्लो टूट गया तो वो प्रेशर से नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम कर सकते हैं हम। पहली चीज तो ये थी टेरेस फार्मिंग, ये आपकी असम और पहाड़ी एरियाज में बहुत कॉमन होती है। ठीक है। सेकेंड है आपके कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स में हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बैरियर्स लगा देते हैं पानी के साइड में, जमीन पे, ताकि वो पानी अंदर ही ना आ पाए। ठीक है। फिर कॉन्टोर प्लोइंग होती है। कॉन्टोर प्लोइंग में देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न्स बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इतने इतने एरियाज पे आपने उगा दिया और बाकी एरियाज खाली छोड़ दिए, तो उससे भी क्या होता है कि सॉइल इरोजन के चांसेस जो होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आपकी रॉक डैम्स।
सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप एक बहुत बड़ा डैम बना दीजिए, वो पानी को ढंग से रोक देगा। डैम्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। डैम्स का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पानी को रोकना, पानी को मेजर करना, फ्लड बचाना, ये सारे काम डैम्स के होते हैं। और डैम्स हमें सॉइल इरोजन में भी हेल्प कर सकते हैं। एंड फाइनल चीज़ है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट सिंपली क्या होता है कि हम बहुत सारे पेड़ उगा दें एक साइड पे नदी किनारे, ताकि अगर इन केस कभी बाढ़ आती है तो पेड़ सबसे पहले तो मिट्टी को नहीं उठने देंगे, और दूसरी चीज़, अगर आप बहुत सारे पेड़ लगा दोगे ना तो पानी का फ्लो रोक देंगे। बट अगेन लिमिटेड टाइम के लिए रोकेंगे। अगर बहुत तेज सुनामी आ गई तो पेड़ों को उखाड़ देगी, बट फॉर सम पीरियड सॉइल इरोजन से ही बचाएंगे एंड हमें फ्लड से भी बचाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेजर्स थे आपके, जिनको यूज करके हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये टेरेस फार्मिंग है, ये आपका डैम है, ये शेल्टर बेल्ट्स है, ये कॉन्टोर प्लोइंग, और ये है कॉन्टोर बैरियर्स। तो इसी के साथ में ये लैंड और सॉइल का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वाटर के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो अभी अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप उसको प्लीज़ कमेंट्स में नीचे डाल सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कमेंट। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट्स बिलो। लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।